गुड इवनिंग। आपका प्रोटोजोआ के सेकंड पार्ट में आपका वापस से वेलकम है। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। आज हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। क्वेश्चन देखिए फटाफट खत्म करते हैं। आज 50 क्वेश्चन का टारगेट था, लाइट के कटने की वजह से जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया। आज इसको हम लोग फिनिश करेंगे। माइक्रोगैमेट एंड मेगागैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स। दो तरह के गैमेट यहाँ पे बन रहे हैं, माइक्रोगैमेट एंड मेगागैमेट। और पूछा जा रहा है कि दोनों तरह के गैमेट के फ्यूजन के बाद जो है आपका क्या फॉर्म होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं गैमेट जो है आइसोगैमेट, होमोगैमेट, एनाइसोगैमेट करके पाए जाते हैं या होमोगैमेट कहते हैं उनको। और इस तरह के गैमेट्स के फ्यूजन से आइसोगैमेट होगा तो गैमेट सिमिलर होंगे शेप एंड साइज में। होमोगैमेट को भी हम इसी के नाम से जानते हैं। अगर हेट्रोगैमेट हुआ या एनाइसोगैमेट होगा तब वो शेप और साइज में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे उसी तरह के दो कॉन्सेप्ट लेकर सामने आए हैं। ये कह रहे हैं कि मेगागैमेट एंड माइक्रोगैमेट। मेगा मतलब बड़ा गैमेट साइज में बड़ा होगा और माइक्रो जो होता है छोटा वाला गैमेट होता है। इनके फ्यूजन से क्या फॉर्म होगा प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में इस तरह के गैमेट के फ्यूजन से जो बनता है वो है आपका जाइगोट। गैमेट के फ्यूजन से जो है जाइगोट बनेगा। यहाँ पे पूसिस्ट, हेट्रोसिस्ट और स्पोरोजोइट्स कंडीशन जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। टॉक्सिक हेमोजॉइन इज रिलीज्ड इन द ब्लड आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। पूछा जा रहा है कि इसमें से आरबीसी के रप्चर होने से जो टॉक्सिन रिलीज हुआ था, जो टॉक्सिन रिलीज होकर उन्होंने आरबीसी को रप्चर किया था, हेमोजॉइन टॉक्सिन था। और इसकी वजह से पूछ रहा है किस डिजीज में हुआ। अगर आपको याद हो तो बताया था थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे मलेरिया डिजीज होती है। मलेरिया डिजीज में कई सारी स्टेज आती हैं। उस स्टेज में जब ह्यूमन का आरबीसी या एरिथ्रोसाइट इन्फेक्टेड होता है तो प्लाज्मोडियम जो है उसमें एक हेमोजॉइन नामक केमिकल को सिक्रीट करता है और उसके सिक्रीशन से आरबीसी का जो साइज होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो रप्चर हो जाता है। और यहाँ पे पेशेंट्स को या इन्फेक्टेड पर्सन्स को क्या होगा, चिलिंग का अनुभव होगा। वो चिलिंग फील करेगा, ठंडा फील करता है, कांपने लगता है। और ये पूछा जा रहा है किस डिजीज में होता है। तो आपके ऑप्शन में है टाइफाइड, मलेरिया, फाइलियरियासिस, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में बॉडी पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, एक वायरल डिजीज है। फाइलियरियासिस जो है वुकेरिया बैंक्रोफ्टाई की वजह से कॉज होता है। और ये हेलमिंथीज डिजीज है आपका, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होता है प्लाज्मोडियम। और ये इसका राइट आंसर भी होगा यहाँ पे। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया वजह से कॉज होता है। तो ये आपका आंसर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। बात करते हैं वापस से लिखते हुए। टाइफाइड कॉज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होता है। प्लाज्मोडियम कॉज करता है आपका मलेरिया। फाइलियरियासिस की बात करें तो ये होता है वुकेरेरिया। कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं वुकेरेरिया और वाउचेरिया में, और दोनों ही अलग हैं। वुकेरेरिया जो है ये आपका हेलमिंथीज है। वुकेरेरिया क्या होगा, वुकेरेरिया हेलमिंथीज है। और जो दूसरा नाम है जिसको वाउचेरिया कहते हैं, वाउचेरिया जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद ये एल्गी है। ठीक है, तो एल्गी या फंजाई, मेरे ख्याल से एल्गी होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि ये एल्गी है या फंजाई है, लेकिन हाँ इतना पता है कि स्पेलिंग्स में जो है थोड़ा सा सिमिलरिटी होती है और बच्चे ये गलती करते हैं। वुकेरेरिया यहाँ पे डबल आर आएगा, इसमें सिंगल आर आता है। तो वुकेरेरिया एक हेलमिंथीज है और ये डिजीज कॉज करता है एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव या फाइलियरियासिस के नाम से जानते हैं। दूसरा है वाउचेरिया, ये एल्गल है या एल्गी होगा मेरे ख्याल से। स्मॉल पॉक्स में जो है बॉडी पे ये वायरस की वजह से होता है, वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में बॉडी पे जो है स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर है आपका मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। अगला सवाल है बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय। पूछा जा रहा है कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है और ये किसमें पाया जाता है। तो अगर आपको बता दें बायोल्यूमिनेसेंस क्या है। बायोल्यूमिनेसेंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग या लाइफ की बात करते हैं हम लोग। और ल्यूमिनेसेंट का मतलब है यहाँ पे शाइनिंग सरफेस, चमकना। और ये चमकते किस तरीके से हैं, इनके बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में जो भी यूनिसेलुलर जनरली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस अगर छोड़ दिया जाए, न्यूक्लियस अगर छोड़ दें तो साइटोप्लाज्म में कहा जा रहा है, इनके साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरेसेंट। फास्फोरेसेंट्स कुछ पाए जाते हैं इनके यहाँ, फास्फोरेसेंट्स। और ये फास्फोरेसेंट्स क्या करते हैं, लाइट इमिट करने का काम करते हैं। और लाइट किस तरीके की होगी, जनरली कहा जाता है कि वो लाइट जो है ब्लू कलर की पाई जाती है। ठीक है, तो जनरली वो ब्लू कलर की लाइट को अपीयर करते हैं, चमकते हैं। डीप सी वगैरह में, ओशंस में पाए जाने के कारण ये बहुत सारे
डीप सी या एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में या प्रोटोजोआ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ये कंसीडर होता है। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे वो प्रोटोजोआ जो कि बायोल्यूमिनेसेंट है, जो अपने बॉडी से एक ग्रीन या ब्लू कलर का अपीयरेंस देता है, शाइनी सरफेस देता है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई ये डिजीज कॉज करता है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई इसकी स्पीसीज है, GONDII। पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम जो है बायोल्यूमिनेसेंट नहीं है। प्लाज्मोडियम जो है ये भी आपका डिजीज कॉज करता है, मलेरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे ये। तो हम बात कर रहे हैं सिरेटियम के लिए। सिरेटियम जो है ये सही आंसर है, और सिर्फ सिरेटियम ही नहीं, सिरेटियम के साथ साथ सिरेटियम बायोल्यूमिनेसेंस है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और स्पीसीज मिलती है, जीनस मिलता है नॉक्टिलुका। तो नॉक्टिलुका और सिरेटियम जो है ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही बायोल्यूमिनेसेंट वाली प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं। इन दोनों में ही बायोल्यूमिनेसेंस वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि दोनों के साइटोप्लाज्म में फास्फोरेसेंट्स नामक केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फास्फोरेसेंट्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, ये बायोल्यूमिनेसेंट वाली प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सिरेटियम। सिरेटियम इज द राइट आंसर। द मोड ऑफ फूड इंटेक इन पैरामीशियम इज, पूछा जा रहा है यहाँ पे जो इंजेक्शन है या डाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ रहे हैं इसमें कि बताइए पैरामीशियम में क्या चाहता है, होलोजोइक, होलोफिटिक एंड स्पोरोजोइक, सैप्रोफिटिक। एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन सा मोड मिलता है। अगर डिस्कस करें होलोजोइक को, तो होलोजोइक में कहते हैं कि कंप्लीट इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स आर नोन एज होलोजोइक। जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स को कंज्यूम करते हैं, खा जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, होलोजोइक कहा जाता है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। देन होलोफिटिक, फिटिक मतलब ये प्लांट में। सैप्रोजोइक क्या है, सैप्रोजोइक और सैप्रोफिटिक। सैप्रोजोइक जो है ये आपके किस में देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा गया है पैरामीशियम का, सही आंसर बताएंगे। बैक्टीरिया या स्मॉल प्रोटोजोआ को कंज्यूम करने की प्रॉपर्टी यहाँ पे पैरामीशियम में है। ये स्मॉल प्रोटोजोअन्स को खा जाते हैं और साथ ही साथ में कुछ बैक्टीरिया को भी कंज्यूम करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सॉलिड फूड पार्टिकल कंज्यूम करने वाली, आपको देखने को मिलेगी किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन पैरामीशियम में। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, इन प्लाज्मोडियम द गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन। प्लाज्मोडियम में जो गैमेटोसाइट बनता है वो गैमेटोसाइट कहाँ पे बनता है, प्लाज्मोडियम का गैमेटोसाइट पूछा गया है। क्या ह्यूमन के ब्लड में बनता है, हाँ आंसर सही होगा आपका कि अगर हम बात करें तो जब आरबीसी को रप्चर करने के बाद गैमेटोसाइट रिलीज होते हैं तो वो गैमेटोसाइट ब्लड में ही ट्रेवल कर रहे होते हैं। जब फीमेल एनाफिलीज आपको आकर बाइट करेगी और ब्लड सक करती है तो बाइटिंग के बाद, ब्लड सकिंग के बाद ये गैमेटोसाइट्स क्या होंगे, उसके ब्लड के साथ साथ जो है, हमारे ब्लड के साथ साथ जो है एनाफिलीज मास्कुटो में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम में गैमेटोसाइट्स जो फॉर्म होते हैं वो कहाँ बनते हैं, स्टमक ऑफ मेल एनाफिलीज, ह्यूमन ब्लड ऑफ ह्यूमन, स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज या सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द एनाफिलीज। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर का वेट जी, ह्यूमन ब्लड में ह्यूमन के पाया जाता है जब ये आरबीसी को रप्चर करता है। आरबीसी को रप्चर करने के बाद जब चिलिंग वाला अपीयरेंस मिलता है आपको, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, तब ये मिलेगा आपको गैमेटोसाइट। और ये फीमेल एनाफिलीज जो है इसको क्या करती है, यहाँ से फीमेल एनाफिलीज मास्क्यूटो उसको क्या करेगी, सक कर लेगी आपके ब्लड के द्वारा। डन, मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। पूछा गया है कि यहाँ पे जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो किसके बेसिस पे जो है 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। चलिए बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या जो उनका डिवीजन था वो उनके लोकोमोशन के बेसिस पे था। तो लोकोमोशन के बेसिस पे जो डिवाइड किया गया था आपका प्रोटोजोआ, वो 4 तरह के क्लासेस में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी क्लासेस थी बताइएगा, डिस्कस किया था हमने आपसे। सार्कोडिना, जिसमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ था, सार्कोडिना, स्यूडोपोडिया, सीलिएटा, जिसमें सीलिया जैसे लोकोमोटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ था, फिर फ्लैजिलेटा,
जनरली ये 4 हैं, वैसे हम लोग और डिस्कस करेंगे। फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला या फ्लैजिलम बना है, यूग्लिना का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे। देन स्पोरोजोआ, क्योंकि स्पोरोजोआ जो है ये सारे के सारे पैरासाइट हैं और इसमें पेलिकल जैसे कुछ कवरिंग के स्ट्रक्चर्स बनते हैं लोकोमोशन के लिए। तो ये या मायोनीम बनता है, पेलिकल के अलावा अगर देखेंगे तो मायोनीम जैसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा और इसी के बेसिस पे जो है प्रोटोजोआ को क्या किया गया था, लोकोमोशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। 4 तरह के लोकोमोशन आपने देखे, ये आपका सही आंसर होगा। एस्टिवो ऑटमनल फीवर इज कॉज्ड बाय, फिर से एक सवाल वापस से रिपीट हो रहा है कि ऑटमनल फीवर जो है, एस्टिवो ऑटमनल फीवर जो है ये किस वजह से कॉज होता है? ये कॉज होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से, जिसको हम लोग मैलिग्नेंट मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो प्लाज्मोडियम ओवेल नहीं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपका सही आंसर है यहाँ पे। ये क्या कॉज करता है? ये एस्टिवो ऑटमनल फीवर कॉज करता है, एस्टिवो ऑटमनल फीवर कॉज करता है ये। और ये इसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया के नाम से भी जानते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया के नाम से भी ये जाना जाता है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है एस्टिवो ऑटमनल फीवर का जो है सिम्टम्स देता है, ये कॉज होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट? इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा ऐसा है जो पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर्स के बारे में। लिस्मानिया डिजीज कॉज करता है लिस्मानियासिस, आपको ये बात पहले से पता है कि लिस्मानिया जो है ये डिजीज कॉज कर रहा है लिस्मानियासिस। जियार्डिया कॉज करता है डिजीज जियार्डियासिस। ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। या इसको हम अदर नामों से भी जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था और हमने वहाँ पे इसको डिस्कस किया। नॉक्टिलुका और सिरेटियम जो हैं ये दोनों के दोनों बायोलुमिनिसेंट हैं और ये किसी भी तरह का डिजीज कॉज नहीं करते। नॉक्टिलुका और सिरेटियम जो है ये नॉन पैथोजेनिक फ्लैजिलेट हैं, इनमें फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा लेकिन ये पैथोजेनिक नहीं है। पैथोजेनिक का मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करते, तो ये डिजीज कॉज न करने वाले हैं नॉक्टिलुका और सिरेटियम। तो इनको याद रखेंगे, ये आंसर आपका सही होगा। 4th वन। मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ। साइटोपाइज इज फाउंड इन, थोड़ी देर पहले वापस से हमने इसको एक्सप्लेन किया था, पूछ रहा है फिर से कि साइटोपाइज किस में पाया जाता है। अगर आपको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर याद हो बालक तो बताइएगा। इसमें जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, इसको छोड़ दें हम तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना था जहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है इसके बाहर आ रहे थे। इसी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था साइटोपाइज। साइटोपाइज किसमें देखने को मिल रहा है? साइटोपाइज आर सीन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? पैरामीशियम में आपको देखने को मिलता है, पैरामीशियम में आपको देखने को मिलेगा साइटोपाइज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वैक्यूल बनता है अमीबा में, पैरामीशियम में आपको मिलेगा साइटोपाइज। एंटोमीबा का डिजीज कॉज करती है। और ट्रिपैनोसोम जो होते हैं, ट्रिपैनोसोम के बारे में अगर हम बात करें, ट्रिपैनोसोम के बारे में बात करें तो ट्रिपैनोसोम में भी डिजीज कॉज करता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका यहाँ पे पैरामीशियम। ठीक है, मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। द स्पीसीज ऑफ द पैरामीशियम शोइंग सिम्बायोसिस विद द ग्रीन एल्गी ज़ूक्लोरेला। ज़ूक्लोरेला के साथ जो है कौन सा पैरामीशियम का स्पीसीज है जो सिम्बायोसिस शो करता है? सिम्बायोसिस मीन्स जिसमें बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों ऑर्गेनिज्म अगर बेनिफिटेड हो रहे हैं तो ये किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपका 2 ग्रुप बनाएंगे हम लोग यहाँ पे पैरामीशियम का। पैरामीशियम के सारे स्पीसीज के बारे में बात की गई है, चलिए बनाते हैं। पैरामीशियम के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप का नाम है यहाँ पे ऑरेलिया ग्रुप और दूसरे ग्रुप का नाम है बर्सेरिया ग्रुप। और प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज के बारे में आप जानते हैं। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं जैसे प्लाज्मोडियम पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम बर्सेरिया, पैरामीशियम ऑरेलिया। बार बार मेरे मुंह से प्लाज्मोडियम निकल रहा है अभी तक, है ना। चलिए माइंड मत करिएगा, पैरामीशियम को हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए, ऑरेलिया ग्रुप में पैरामीशियम कॉर्डेटम आता है। पैरामीशियम जो कॉर्डेटम है ये आपका बिलोंग करेगा ऑरेलिया ग्रुप से। बर्सेरिया ग्रुप से जो है कॉज करता है आपका बिलोंग करता है पैरामीशियम बर्सेरिया। और इसके अलावा आपका ऑरेलिया आया हुआ है वापस से, तो ये वापस से कहाँ चला जाएगा? आपका
ऑरेलिया ग्रुप में एक और बचा पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएटम, मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, और ये वापस से बिलोंग करता है बर्सेरिया ग्रुप से। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया क्या? नहीं, ठीक है, तो ये वापस से बिलोंग करेगा आपका किसे? मल्टी न्यूक्लिएटेड से। ठीक है, तो ये आपका जो है चला जाएगा ऑरेलिया ग्रुप में। पूछ रहा है कि ये किसमें पाया जाता है? ल्यू क्लोरेला और पैरामीशियम अगर मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सिम्बायोसिस। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, वापस से सवाल रिपीट हो रहा है, क्वार्टन मलेरिया पूछा गया है, नॉर्मल मलेरिया है यहाँ पे। मैलिग्नेंट मलेरिया अगर याद रखना होगा आपको तो याद रखिएगा कि मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉज करता है, और क्वार्टन मलेरिया जो होता है इसी को हम सेरिब्रल मलेरिया के नाम से जानते हैं। क्वार्टन मलेरिया जो है आपका ये प्लाज्मोडियम मलेरी कॉज करता है। क्वार्टन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरी को क्रेडिट जाएगा, तो क्वार्टन मलेरिया का अर्थ भाई प्लाज्मोडियम मलेरी, ये आपका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं, जिन्होंने आंसर दिया है वो सही आंसर है या नहीं ये बाद में बात डिस्कस करेंगे। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, अगला सवाल है कि सेरिब्रल मलेरिया जो है कौन कॉज करता है? सेरिब्रल मलेरिया हो या मैलिग्नेंट मलेरिया हो, इसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉज करता है। थोड़ी देर पहले तो वापस से बताया। मैलिग्नेंट मलेरिया कहिए इसको, सॉरी मलेरिया, या इसी को हम कह सकते हैं सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया का मतलब क्या है? सेरिब्रल मलेरिया तो दिमागी बुखार वाला जो फीवर होता है वो उसको इसी को कहते हैं, और ये कॉज कौन करता है? ये कॉज करता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगले सवाल की तरफ सही आंसर टिक कर लीजिएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास स्पोरोजोआ इंक्लूड, इसमें स्पोरोजोआ के बारे में पूछा गया है। चलिए डिस्कस करिएगा, बताइएगा। हमने बताया हुआ था आपको वापस से कि फ्लैजिलेटा क्लास में बनता है फ्लैजिला। इन फ्लैजिलेटा क्लास क्या बनेगा? फ्लैजिला। सीलिएटा क्लास में क्या बनेगा? सीलिया। लेकिन पैरासिटिज्म के लिए ये बनता है आपका स्पोरोजोआ में। स्पोरोजोआ क्या होते हैं? इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होगा? अब्सेंट होगा। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स अब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स अब्सेंट हैं तो ये क्या हो जाएगा? पैरासिटिज्म में। नन ऑफ द अबव का ऑप्शन तो मेंशन ही नहीं करेंगे यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास स्पोरोजोआ इंक्लूड पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स होते हैं जनरली, ये एंडो पैरासाइट में कंसिडर होते हैं। इनको हम पैरासाइट जरूर बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये एंडो पैरासाइट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए टिक करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत जल्द खत्म होने वाला है ये सीरीज। इफ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू एन अमीबा, इट्स मूवमेंट विल, एक्टिन मायोसिन कुछ इस तरह के फिलामेंट्स लाइक ड्रग्स फिलामेंट्स होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम क्या करें कि एक्टिन को इनहिबिट करने वाला जो है ड्रग्स दे दें। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसका मतलब वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, और अगर आपने उनको इनहिबिट करने वाला ड्रग दे दिया तो वो जो इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक बन रहा था उस प्रोटोजोआ में या अमीबा में, सॉरी पैरामीशियम में या फिर यूलिना में, वो मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा और वो मूव नहीं करेगा। तो एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग दिया जाएगा अगर अमीबा को, तो क्या होगा? तो यहाँ पे वो स्टॉप कर देगा मूवमेंट अपना, वो मूव नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा आपका? स्टॉप इंस्टेंटली, वो रुक जाएगा, वो लोकोमोशन नहीं करेगा। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, पूछा जा रहा है कि जो मैलिग्नेंट मलेरिया है उसको कौन कॉज करता है? कितनी बार रिपीटेड सवाल, उतनी बार रिपीटेड गलतियां, है ना? मतलब हर बार ये गलती करेगा और आप लोग क्या करेंगे? हर बार गलती करेंगे, है ना? प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। वापस से आपका सही नाम क्या होगा बच्चा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया, ये शायद मैं तीसरी या चौथी बार लिख रहा हूँ, है ना? मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, और उसके बाद इसी को हम सेरिब्रल मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। अब दोबारा ये सवाल आएगा तो हम स्किप कर देंगे, ठीक? इसका खास ख्याल रखेंगे आप लोग। मैलिग्नेंट मलेरिया या सेरिब्रल मलेरिया जो है कॉज होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, आंसर करिएगा। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड यूजिंग एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय, टर्माइट्स जो दीमक होते हैं, व्हाइट एंट की कॉलोनी, जिसको हम लोग सोशल इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं, हनी बी की तरह ये भी सोशल इंसेक्ट है, और ये ज़्यादातर लकड़ियों में पाया जाता है या गीली मिट्टी में किसी जगह पे इस तरह से कॉलोनी बना के रहता है, पूरी की पूरी कॉलोनी डेवलप हो जाती है।
पूछ रहा है कि ये जो है वुड को डाइजेस्ट करता है, इसको लकड़ी को, वुड के पार्टिकल्स को यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसके बॉडी के अंदर एक पैरासाइट होता है जो कि सिम्बियोंट है, सिम्बायोसिस करता हुआ पाया जाता है, और वो जब ये वुड को कंज्यूम करता है तो उसके अंदर के सेलुलोज को डाइजेस्ट करके, ब्रेक करके वो टर्माइट्स को, व्हाइट एंड्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बताइए क्या होगा, वो है सिम्बायोंट प्रोटोजोआ। ठीक है, सिम्बायोंट प्रोटोजोआ जो है ये उसके गट में या इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कौन सा प्रोटोजोआ है, उसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा is the symbiont protozoa that found in intestine of the termites। टर्माइट के इंटेस्टाइन वगैरह में ये पाया जाता है। जब ये वुड को डाइजेस्ट करता है तो ये वहां पे उसको निकाल के एनर्जी देता है सेलुलोज को। ठीक है, क्लियर है आंसर। थर्ड वन सिम्बियोटिक प्रोटोजोआ इज द करेक्ट आंसर। द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर इंपॉर्टेंट फॉर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्यूडोपोडिया बनता है अमीबा में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंस क्या है स्यूडोपोडिया का। स्यूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जो इरेगुलर आउटग्रोथ होता है साइटोप्लाज्म वगैरह के बनने से। कई तरीके से स्यूडोपोडिया होते हैं, फिलोपोडिया, राइजोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, एक्सोपोडिया, इन सब के बारे में डिस्कशन चलेगा आगे डिटेल में। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें से वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है, क्या वो फीडिंग के लिए है, क्या वो ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए है, लोकोमोशन के लिए, या लोकोमोशन एंड फीडिंग दोनों के लिए। जी, जब जब स्यूडोपोडिया बनेगा, स्यूडोपोडिया के बारे में याद रखिएगा। अगर अमीबा को हम मेंशन करें, ये वैक्यूल होगा, ये आपका स्यूडोपोडिया है। पूछा जा रहा है कि स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या है। स्यूडोपोडिया आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लोकोमोशन तो परफॉर्म कर ही रहा है, लोकोमोशन के लिए लगातार इरेगुलर आउटग्रोथ बनेंगे, ये मूव करेगा पीछे से, फिर सॉल्जर थ्री की तरह मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई मान लीजिए फूड पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे आ जाए इसके पास, तो क्या करेगा, ये स्यूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फिंग के साथ साथ, मतलब एनगल्फ कर रहा है क्या, ये फीडिंग मैकेनिज्म है, तो फीडिंग के साथ साथ, फीडिंग वाला ऑप्शन तो सही है लेकिन ये अलग है, अकेले है। यहाँ पे कह रहा है लोकोमोशन है, लोकोमोशन भी अलग है, लेकिन लोकोमोशन एंड फीडिंग दोनों एक साथ मिलेगा। मतलब एक्यूरेट आंसर जो होगा वो क्या होगा, लोकोमोशन एंड फीडिंग। तो सिर्फ फीडिंग या सिर्फ लोकोमोशन पे अगर आप टिक करते हैं तो आंसर आपका गलत होगा। हम लोग मूव करेंगे फोर्थ वन के साथ, लोकोमोशन एंड फीडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सही होगा फोर्थ वन। यूग्लिनास क्लोरोप्लास्ट इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है कि यूग्लिना का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसका बना हुआ है, बताइएगा। यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट किसका बना हुआ है, क्या क्लोरोफिल ए का बना है, क्लोरोफिल बी का बना है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों का बना हुआ है। जी, क्लोरोफिल बी। यहाँ पे जो यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट है उसमें दो तरह के पाए जाते हैं, और दोनों कौन से हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। अगला सवाल है, डिस्कस करेंगे हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 45, पॉजिटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री इज, कह रहे हैं कि अमीबिक डिसेंट्री को कॉज करने वाला एजेंट कौन सा है, बताइएगा। एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस डिजीज कॉज नहीं करता है, ये ग्रीक के एक देवता प्रोटियस थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, एंट अमीबा कोलाई जो है ये कोलन रीजन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में कोलन रीजन में मिलेगा। जिंजीवैलिस जो है गम्स में पायरिया डिजीज कॉज करता है, ये पायरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री के नाम से जानते हैं, ये सही आंसर है आपका यहाँ पे। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये दिस वन इज द राइट आंसर। मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ। अ टॉक्सिक सब्सटेंस पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल्स ऑफ द पैरामीशियम, कि पैरामीशियम में एक पैरामीसिन नामक केमिकल होता है, टॉक्सिन होता है, और ये कौन सा वाला सेल प्रोड्यूस करता है, तो डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे कप्पा पार्टिकल इसका सही आंसर है। पैरामीशियम को जो डिटेल में हम लोग पढ़ रहे होंगे वहाँ पे मेंशन करेंगे कि डिटेल में कि ये किस वजह से कॉज होता है, ये कॉज होता है कप्पा पार्टिकल की वजह से। कप्पा पार्टिकल्स जो है ये पैरामीसिन नामक केमिकल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना जो है बाकी का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगले सवाल, विच पैरासाइट इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा पैरासाइट है जो ह्यूमंस के माउथ में पाया जाता है और उनके गम्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। पायरिया डिजीज कॉज करेगा, गम्स में पाया जा रहा है, मसूड़ों में पाया जा रहा है, तो पायरिया डिजीज कॉज होगा। एंट अमीबा कोलाई थोड़ी देर पहले बताया था, ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपका कोलन रीजन में। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये मिलेगा आपका कोलन में। ये मिलता है आपका जिंजीवैलिस, गम्स में पाया जाता है ह्यूमंस के। हिस्टोलिटिका जो है ये इंटेस्टाइन में मिलेगा आपको।
डिसेंट्री डिजीज कॉज करता है, जियार्डिया इंटेस्टाइनल, ये भी इंटेस्टाइन में मिलेगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका एंटमीबा जिंजीवैलिस। एंटमीबा जिंजीवैलिस जो है ये डिजीज कॉज करता है आपका कौन सा? पायरिया डिजीज, और ये ह्यूमन के माउथ में पाया जाता है। कॉन्जुगेशन हेल्प्स पैरामीशियम इन, कह रहे हैं कि कॉन्जुगेशन जो है यहाँ पे पैरामीशियम में किस में हेल्प करता है? आंसर करिएगा, किस में हेल्प कर रहा है ये? कॉन्जुगेशन हेल्प्स पैरामीशियम इन रिजुविनेशन, हेरिडेटरी वेरिएशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो रीजुविनेशन तो होता है, हेरिडेटरी वेरिएशन भी इस वजह से आते हैं वहां पे। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियस भी उसका रीऑर्गेनाइज करता है, मतलब ये चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। हम फोर्थ वाले टिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, तो ये वाला आंसर सही होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव रिजुविनेशन के लिए। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या होगा कॉन्जुगेशन में, जब पैरामीशियम रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, उसका रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, उसमें कॉन्जुगेशन में पैरामीशियम इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ, किसका एक्सचेंज करता है भाई? एक्सचेंज करता है माइक्रोन्यूक्लियाई का या मेगा न्यूक्लियाई का, या माइक्रोन्यूक्लियाई, मैक्रो को मेगा न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो इसमें जो है ये दोनों का एक्सचेंज होता है, माइक्रोन्यूक्लियाई का भी और मेगा न्यूक्लियाई का। तो ऑप्शन क्या होगा? बोथ ऑफ दीज। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, दोनों ही जो है एक्सचेंज होते हैं, दोनों ही फ्यूज होते हैं। तो ये आपका सही आंसर है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, एक्सचेंज ऑफ द बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। नेक्स्ट, फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, अभी लास्ट सवाल है, पूछा गया है कि जो फीडिंग मूवमेंट है, फीडिंग मैकेनिज्म है स्पोरोजोआ में, प्रोटोजोआ की 4 क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा था, सार्कोटिना, फ्लैजिलेटा, सिलिएटा और उसके बाद स्पोरोजोआ। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इसमें फीडिंग कैसे होती है, बताइएगा फीडिंग कैसे होगी? क्या साइटोस्टोम से होगी, क्या फ्लैजिला से होगा, या माइक्रोपोर से होगा, या सीलिया से होगा? इस आखिरी प्रश्न का आंसर हम आपको नहीं करेंगे, आप मिलेंगे हमसे अगली क्लास में, जब हम लोग प्रोटोजोआ के अलावा पोरीफेरा, टेनोफोरा, सेलेंट्रेटा, इस तरीके से जब हम सीरीज को हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, वहाँ पे इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ने जा रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में इस सवाल के जवाब के साथ, इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे, और ये सीरीज चलती रहेगी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए बायोलॉजी का ये सीरीज, जिसमें जूलॉजी वाला पोर्शन कवर किया जाएगा हमारे द्वारा। ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है, और इसी के साथ गुड नाइट, धन्यवाद। और हम लोग जो है इसको फिर से सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। 1 डे अल्टरनेट पे क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी, और ज्वाइन करिएगा और आंसर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।